नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा की राजनीति में हमेशा की तरह आने वाला साल भी काफी दिलचस्प होने वाला है। साल 2024 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए और सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रही। खास बात यह है कि राज्य में 2025 की शुरुआत भी चुनाव के साथ ही होगी। नए साल के शुरू में ही निकाय चुनाव की जंग होगी और इसके लिए यहां पर राज्य चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम जारी रखा है। तो वहीं सभी राजनीतिक दलों ने भी इन चुनावों के लिए अपनी तैयारियां जारी रखी हुई हैं और जनवरी के दूसरे हफ्ते में चुनावी तारीखों के ऐलान की भी कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन आज मसला में सवाल कि जिस तरीके से निकाय चुनाव हरियाणा के अंदर जो है देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में जो है पार्टियां कितनी तैयार हैं, निकाय चुनाव में कौन बाजी मारेगा, ये सवाल हैं और कौन से मुद्दों पर जो है निकाय चुनाव होंगे। सवाल ये भी है कि क्या जो है विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं उनका नतीजों का जो असर है क्या इन निकाय चुनावों पर भी पड़ सकता है, ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो है अब से कुछ देर में एक पैनल जुड़ेगा और पैनलिस्टों से जो है समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी पार्टियां जो है पूरी दमखम के साथ में तैयार नजर आ रही हैं और ग्राउंड की अगर बात की जाए, धरातल की अगर बात की जाए तो धरातल पर कौन से समीकरण हैं जो कि पार्टियां लेकर जो है जनता के समक्ष जाती हुई नजर आएंगी और किस तरीके से जो है जीत का परचम यहां पर देखने को मिलेगा। बहरहाल लेकिन उससे पहले जो निकाय चुनाव हैं उसको लेकर जो है पार्टियां कितनी तैयार हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हरियाणा में निकाय चुनाव की जंग है और ऐसे में जो है किस तरीके से जो है ये निकाय चुनाव होने हैं, पार्टियां कितने दमखम में यहां पर तैयारियां को अंतिम रूप देते हुए दिखाई दे रही हैं। क्या जो है दूसरे पार्टियों की अगर बात की जाए तो सिंबल पर ये चुनाव होने जा रहा है या विदाउट सिंबल, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन निकाय चुनाव का अगर बात की जाए तो किन मुद्दों पर जो है निकाय चुनाव यहां पर होते हुए नजर आएंगे ये भी टटोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये कि क्या जो है विधानसभा के हालिया विधानसभा में के जो चुनाव हुए हैं उनके नतीजों का असर क्या निकाय चुनाव पर भी देखने को मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल आज जानने की कोशिश करेंगे हम अपने पैनलिस्टों से। और चूंकि बीजेपी पूरी तरीके से तैयार यहां पर और दूसरी पार्टियों की भी बात करें, विपक्षी दल भी जो है अपनी अपनी भूमिका यहां पर निभाते हुए, चूंकि विपक्ष भी लगातार कहता हुआ नजर आया कि वो पूरी तरीके से तैयार हैं। चाहे मैं कांग्रेस की बात करूं, इनेलो की बात करूं या अन्य दलों की अगर मैं बात करूं, इस बार जो है आम आदमी पार्टी पर भी नजर रहेगी। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया उसके बाद जो है ये भी समझने की कोशिश कि क्या आम आदमी पार्टी जिस तरीके से चुनाव लड़ने जा रही है, हालांकि विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से दिखाई दी उनकी स्थिति, उसको देखते हुए इस निकाय चुनाव में किस तरीके से जो है रणनीति और तैयारियों में जुटी हुई है, इस पर भी नजर। तो इस बीच जो है मसला में चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उसका तारुफ मैं आपके साथ करा देता हूं। हमारे साथ राजवीर रोहिला जी हैं, बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और राकेश बढ़ाना जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और कमल हांडा जी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैम बहुत स्वागत है आपका। मसला के अंदर जो है चर्चा की शुरुआत करते हैं और राजवीर जी मैं आपके साथ जो है शुरुआत करना चाहूंगा। जिस तरीके से देखा जाए चुनाव नजदीक है और ऐसे में जो है
नया साल भी नजदीक है और नए साल का जो है शुरुआत देखिए चुनाव के साथ में कितनी जो है आपकी पार्टी और आपकी रणनीति पूरी तरीके से तैयार दिखाई दे रही है, क्या कहें? जी नमस्ते गौरव जी, बहन जी को भी नमस्ते, राकेश भाई और आपके दर्शकों को मेरी राम राम। ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है और ये बात विपक्षी भी बोलते हैं, तो हमें तो कहने की आवश्यकता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। हमारे आज बरौनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी थी कि भाई हमारे 41 लाख मेंबर बन चुके हैं, 31,000 हमारे सक्रिय सदस्य बन चुके हैं, तो हमारा संगठन का चुनाव भी साथ साथ चल रहा है। तो जल्द ही हमारे संगठन चुनाव तय हो जाएंगे और जल्द ही ये लगा लिए कि आप मान के चलिए जल्द से जल्द ये जो निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहेगी और हमें विश्वास है कि हम डबल इंजन के साथ साथ ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा को देने का काम करेंगे। क्योंकि जो छोटी जो सरकारें होती है, जो निकाय सरकार या सरपंच की या जिला परिषद की, ये विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये। तो उसी के नाते भारतीय जनता पार्टी की प्रयास रहेगा कि हमारे जो नगर निकाय का चुनाव हम जीतकर इतिहास रचे और इंजन की सरकार हरियाणा की जनता को दे। और ये चीजें हमने धरातल करके उतारी है। विकास के नाम पर 10 साल तक हमने लगातार काम किया, तो पिछली बार हरियाणा की जनता ने पूर्ण बहुमत से हमें 48 सीटें देकर भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का दायित्व दिया। तो नारायण शैलेश जी के नेतृत्व में सरकार गठित हुई, वो सरकार जनता को समर्पित है और जनता के लिए 24/7 है। अब तक लाखों लोगों से हमारे जो मुख्यमंत्री श्री नारायण शैलेश जी मिल चुके हैं फेस टू फेस, बिल्कुल जनता का रोज जनता दर्शन करते हैं, तो उसका अपना पॉजिटिव मैसेज जनता में जा रहा है, क्योंकि जनता उनमें अपनी छवि देखती है तो हमारे जैसा ही है। कोई वीआईपी नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, फालतू का कोई झूठे जवाब से नहीं है, जो काम आया उसको तुरंत प्रभाव से करके दिया। तो लेकिन विपक्ष के आगे विपक्षी जो रुझानी है जो 2014 से शुरू हुई थी, मुझे नहीं लगता कि दिन का दर्द कम होने का नाम लेगा, ये लगातार चलता रहेगा, क्योंकि लोकसभा में 3 चुनाव हार चुके हैं और विधानसभा में भी हैट्रिक बन चुकी है। तो ये लोग कहीं स्टैंड नहीं करते, क्योंकि ये लोग एनजीओ बन चुके हैं। मैंने हर बात का विरोध करना, जनता में ये लोग जाते नहीं है। चुनाव के टाइम पे जनता में जाएंगे, जनता इनको ठेंगा दिखाएगी। आने वाले समय में इनका भविष्य मुझे बड़ा निगार में नजर आ रहा है, क्योंकि ये लोग इनके कहाँ इनके कार्यकर्ता, कोई कार्यकर्ता नहीं बचा इनके पास। इनके पास पहले फॉलोवर है, वो तो जितेंद्र सिंह हुड्डा के हो, रणजीत सिंह हुड्डा के हो, रणजीत सुरजेवाला के हो, शैलजा जी के हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, ना तो कार्यकर्ता ना कहते हैं कि किस यहाँ पे चुनाव लड़ने के और जीतने की बात कर रहे हैं। इनको तो भगवान ही मालिक है लोगों का, ठीक है ना। अभी आज तक ये लोग एलओपी नहीं बना पाए अपना, 13 साल से भीतर इनका। तो ये मतलब मुझे कोई समझाने का प्रयास करे, जब ये लोग अपनी चीजें सुचारू रूप से नहीं चला पाए तो हरियाणा की सरकार को कैसे चला पाते? ये निकाय की जो सरकारें बनेंगी उनको कैसे चला पाएंगे? तो जनता तो समझ रही है और जनता आने वाले समय में इनको ठिकाने लगाने का काम करेगी। ठीक है राजवीर जी। कमल जी से जो प्रतिक्रिया ले लेते हैं चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। कमल जी, मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूं और जो है आपसे जानने की कोशिश निकाय चुनाव को लेकर क्या प्रतिक्रिया है और किस तरीके से जो है आपकी पार्टी जो है इसमें रुख अपनाती हुई दिखाई दे रही है, और दूसरी जो है जिस तरीके से जो है राजवीर जी ने अपनी टिप्पणी की उस पर जो है आपकी क्या प्रतिक्रिया? नमस्कार पैनलिस्ट को नमस्कार और आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। हम जिन सांचे में ढलकर आए हैं, पाप की तरह पल कर आए हैं। तुम जहाँ सिफारिश से पहुंचे हो वहाँ हम खुद चल कर आए हैं। तो मैं देख रही थी कि भाजपा के प्रवक्ताओं का ये तो पक्का है कि इन्होंने झूठ पर झूठ बोलना और कांग्रेस पर कटाक्ष जरूर करना है, लेकिन अपनी कमियां नहीं बतानी है। मैं एक यहाँ पर चीज बता दूं कि कांग्रेस ने कहा था कि बैलेट पेपर से चुनाव करो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? मन में चोर है इनके, क्योंकि विधानसभा के चुनावों में भी 0.6% का डिफरेंस था, लेकिन सीटों में 33% का डिफरेंस कैसे आया? हमारा कार्यकर्ता नहीं है, कौन कहता है? किस मूर्ख ने कहा इस प्रवक्ता को? जरा मुझे बताए और मेरे को नहीं तो माफी मांग कर जाए यहाँ से चैनल से। हमारे कार्यकर्ता नहीं है, काम जिन्होंने किया धरातल पर कौन है? हमें तुमसे सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, ये झूठ तो बोलेंगे, दबाव कर इनको रग रग में बस चुका है झूठ भाजपाइयों के। लूट का, भ्रष्टाचार के सारे भ्रष्टाचारी, और मैं इनके लिए एक लाइन जरूर कहती हूँ, जो कौम का नहीं वो किसी काम का नहीं है। तो इस किसी काम के नहीं है, क्योंकि इनको अपने निजी स्वार्थों के लिए इनको राजनीति करनी है, वो भी घटिया वाली राजनीति करनी है। स्वस्थ करो विपक्ष में, तुम भी थे कभी,
कभी हमने ऐसे नहीं दुश्मनी वाला व्यवहार किया। जो आप लोगों ने एक बहुत ही सम्मानित और गरिमा वाले जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ जो आपने किया, शर्म से डूब मरो। मैं कहते हैं चलो भर पानी ढूंढ ले तुम्हारी सरकार, जिन्होंने उनके साथ निगम बोर्ड में उनका अंतिम जो संस्कार किया, जो कि आम आदमियों के लिए शमशान घाट है। वो विशेष व्यक्ति थे, दुनिया उनको मानती है। भूटान के राजा तक आए उनके लिए, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर भी आए, लेकिन जो दूरदर्शन था सिर्फ मोदी, शाह और राजनाथ सिंह को दिखाता रहा। उन पर कोई वो नहीं था कि भाई उनके ऊपर उनको भी दिखाया जाए कि वो लोग भी आए हैं। उनके बेटा बेटी को पहुंचने नहीं दिया गया। निकाय चुनाव की भी बात पर आऊंगी, लेकिन पहले मैं ये बात जरूर कहूंगी मैं कि उनके पोता पोती को भी पहुंचने नहीं दिया। ऐसा घटिया अरेंजमेंट था, कुछ कहने की हद नहीं है, शर्म आनी चाहिए। ऐसी घटिया सरकार कभी विश्व में नहीं देखी होगी जो लोगों ने आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ किया। उनकी गेट बंद कर दिया गया, लोग बहुत उनको देखने आना चाहते थे, और उनकी बेटियों उनके पोते नहीं उनको आने दिया वहां पर वो खड़े होकर अपने जो जिसे कहते हैं आखिरी राइट्स जो पूरे करने होते हैं, उनको नहीं आने दिया गया। और आप ये वही प्रधानमंत्री हैं जिनका दुनिया गुणगान कर रही है। आपके प्रधानमंत्री का क्या हाल होगा और कहां क्या जगह मिलेगी, ये भगवान जानता है, क्योंकि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ये मेरी बात याद रखना। अब मैं आती हूँ निकाय चुनाव पर। किसानों की बात नहीं हो रही, निकाय चुनाव पर बार बार आपका एजेंडा सेट हो जाता है। निकाय चुनाव पर बात कर लो। किसानों पर क्या हाल हो रहा है, क्या कर रहे हो उनके लिए, रुक जाओ, हाँ वेट कर लो। क्या उनका हाल कर रहे हो तुम लोग? प्रॉमिस करके आए थे, कब प्रॉमिस किए थे याद है? पहले तो कहा था 2014 में किसानों की आय डबल करेंगे, एमएसपी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। 2019 में कहा कि 2022 में होंगे, लेकिन तब तक तो किसानों का आंदोलन शुरू ही हो गया था। जो आपने उनका हाल किया वो दुनिया ने भी देखा, दुनिया ने भी उस पर बड़ा मतलब कहा कि कितना घटिया काम हो रहा है। याद है वो पॉप सिंगर जिसको अंबानी के बेटे की एंगेजमेंट पर बुलाया गया था जामनगर में, रेहाना ने ट्वीट किया था नोबडी इज टॉकिंग अबाउट फार्मर। तो सारा मीडिया जो है इनका दो रुपल्ली ट्रोल वाला सारा उसके पीछे पड़ गया था। अब मैं आती हूँ आपके निकाय चुनाव। हाँ, मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ। गुरुग्राम में इतना नशा पकड़ा गया, इतना नशा पकड़ा गया, कहाँ से आ रहे, कौन ला रहा है, कहाँ से आ रहे, कौन ला रहा है, इसका जवाब देकर जाए मुझे। देश एक की बात और प्रदेश की बात आप करते हो, लेकिन सब बातें आपकी झूठी हैं। काम आपके प्रवक्ता कोई कहे ना 5 गिनवा दो, नहीं गिनवाए जाते आपसे। और जो सिरसा में जो प्रोजेक्ट था हॉस्पिटल और उसका मेडिकल कॉलेज का, उसका क्या हुआ? भूमि पूजन का तो बड़ा ढोल पीट लिया कि भाई नायब सिंह सैनी ने ये कर दिया, लेकिन वो शुरू कब हुआ? 6-7 साल पुराना प्रोजेक्ट था वो, लेकिन अभी भी शुरू नहीं है। भूमि पूजन करके एक नौटंकी सी कर दी आप लोगों ने। दूसरी बात है, मैं बात कर लेती हूँ, इनके कंफ्यूज तो मुख्यमंत्री है ही है। मेरे को इस बात का जवाब देकर जाए, बैलेट पेपर चुनाव क्यों नहीं करा रहे आप? क्यों मना कर दिया इलेक्शन कमीशन ने? क्योंकि वो आपके अधीन है, इसलिए आप नहीं करवाना चाहते, क्योंकि ईवीएम से आपने बेईमानी करनी है। मैं स्पष्ट बोलती हूँ, चाहे कोई कुछ भी कहे कि जी ईवीएम पर रुदाली करते होंगे आप लोग कि सत्ता मिल जाए हमें। रुदाली आपके अंदर घबराहट है कि अगर सत्ता गई तो पता नहीं किस चीज पर क्या क्या केस होंगे और कौन कौन अंदर जाएगा, ये वक्त बताएगा। अब मैं बात करती हूँ थोड़े से मुद्दों की। निकाय चुनाव के टाइलीकरण करनाल अम्बाला में, मतलब पुरानी टाइलें उखाड़ कर अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए दोबारा लगाई जा रही है, जबकि सब कुछ ठीक ठाक था। अम्बाला में एक किसी उसने पूछा, किसी लोकल जैसे कहते हैं स्थानीय निवासी ने पूछा कि भाई आप टाइलीकरण दोबारा क्यों कर रहे हो, तो अच्छी खासी लगी हुई टाइलें अम्बाला में। कहते हैं जी ISI मार्क नहीं है, मशीनों पर ISI मार्क नहीं है, जो ईवीएम की है उन पर ISI मार्क करवा लेते तो बहुत अच्छा होता। और गंदी आपकी सड़कें, टूटी सड़कें, याद दिला दूं मैं राजवीर रोहिल्ला को कि इनके जब ये वोट मांगने गए थे, इनके एक प्रत्याशी को बाजू से पकड़कर गांव वालों ने उतारा था, बताया था कि ये खड्डे में सड़क है और पानी भरा हुआ, हम चलते हैं इसमें, तू भी चलकर दिखा, चलवाया उसको। आप धोखे से जीते हैं, आपको फिर भी शर्म नहीं आती, यहाँ पर आप आंख में आंख डालकर बात करते हैं, इतने कॉन्फिडेंटली आप झूठ बोलते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको पता नहीं चलता कि पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ? आप मतलब फिर भी सत्ता के साथ लगे रहे कि नहीं हमारे हरियाणा की बेटियां हैं, हमारे देश की आन बान शान है, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं फिर रिपीट करती हूँ अपना सेंटेंस, जो कौम का नहीं किसी काम का नहीं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो प्रवक्ता हो, चाहे केंद्र में बैठे हो, जो शीर्ष उस पर बैठे हुए पदों पर बैठे हो, चाहे वो कोई भी हो। और मैं बता रही थी फरीदाबाद के निगम में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, उसकी ये बात नहीं करेंगे। और ये उसकी बात भी नहीं करेंगे कि भाई आपने जो टूटी हुई सड़कें हैं
उनकी बात नहीं करेंगे ये लोग। चलिए। इन्होंने कोई काम करना नहीं है, ना इन्होंने किया है, सिर्फ झूठ बोलने आ जाते हैं जो इन्होंने 10-11 साल से कर रहे हैं। हम लेंगे राजनीति जी से। राकेश जी की तरफ बढ़ते हैं। राकेश जी क्या कहना चाह रहे हैं आप अपनी स्थिति को देखते हुए, और जो है जिस तरीके से दोनों की प्रवक्ताओं की बात आपने सुनी, और जो है मसले की अगर बात की जाए प्रदेश के मसले में, और जिस तरीके से निकाय चुनाव को लेकर बात की जाए, धरातल पर किस तरीके की स्थिति और किस तरीके से समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, राकेश जी आपसे समझना चाहूंगा। देखिए गौरव जी, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, नगर निगम के चुनाव पिछले 3 साल से डिले थे। भारतीय जनता पार्टी की चलो लेट ही थी, जब हाईकोर्ट ने डंडा दिया तो इन्होंने नगर निगम के चुनाव कराने की घोषणा, अभी तो 3 पर ये प्रक्रिया चालू है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए नगर निगम के चुनाव में मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का जो मुकाबला वो आम आदमी पार्टी से होगा, जिसका भी होगा। क्योंकि कांग्रेस की अगर हम बात करें, कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, कांग्रेस के पास नेता नहीं है, कांग्रेस की अपनी मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं आप सीधे सीधे मुकाबले में हैं, टक्कर में आप हैं, आपसे जितनी जिसकी भी टक्कर कांग्रेस को साइड कर रहे हैं आप। मैं आ रहा हूँ उसी बात पे आ रहा हूँ, आप मुझे बोलने दीजिए, फिर आपका सवाल मैं लूंगा। दूसरी बात ये कि कांग्रेस का तो अभी कोई है नहीं, क्योंकि कांग्रेस में जिस तरीके से देखिए गौरव जी दूध पजार हो रखा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी डबली अलग राग बना रखा है, कुमारी शैलजा जी ने अलग बना रखा है, रणदीप सुरजेवाला ने अलग बना रखा है, और यही एक कारण रहा कि आज तो तीसरी बार जो हरियाणा में सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ गई, तो पूरा हरियाणा जानता है कि भारतीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो मिली भगत थी, जिस तरीके से बी टीम का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी के कर रहे थे, उनके कहने से टिकट बांटी जा रही थी, उनके कहने से सारे कार्य किए जा रहे थे। तो इसलिए आज पूरे हरियाणा के लोग जानते हैं कि कांग्रेस को तो पूरी तरह से नकार चुके हैं हरियाणा के लोग। दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो देखिए जिस तरीके से नगर निगम में इनके पिछली बार भी पूरा बहुमत था, उससे पिछली बार भी पूरा बहुमत था, और जिस तरीके से घोटाले हुए, देखिए फैजाबाद में 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, और जब उस घोटाले का जब विरोध अगर किसी ने किया तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने किया, और जब हमने ज्यादा उसका विरोध हो गया और मीडिया ने और अखबारों में उछलने लगा, तो गौरव जी इनके मंत्री और एमएलए के नाम आने लगे उसमें, तो फिर इन्होंने एक साजिश के तहत उससे जहां फाइलें रखी हुई थी उसमें आग लगा दी। दूसरी बात देखिए, जो नगर निगम के चुनाव स्थानीय मुद्दों पे ज्यादा होते हैं, चाहे बिजली, पानी, सड़कें, सीवर, लोकल काम जो होते हैं उन पे ज्यादा होते हैं। व्यक्ति का भी ज्यादा, पार्टी का तो रहता है, पर व्यक्ति का भी ज्यादा प्रभाव इसमें रहता है। देखिए अगर हम फैजाबाद की बात करें, गुड़गांव की बात करें, जहां जहां भी चुनाव होने वाले हैं, देखिए सीवर का बुरा हाल है। आप अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो सीवर का बुरा हाल है, सीवरों की सफाई नहीं होती। करोड़ों रुपए नगर निगम में आए हैं सेंटर से, परंतु वो करोड़ों रुपए अफसरों के, नेताओं के झोली में चले गए, उनकी जेब में चले गए, ना कि कोई विकास हुआ। देखिए फैजाबाद जो एक शहर है ये स्मार्ट सिटी में आता है और दिल्ली के बिल्कुल लगता हुआ है। मैं अभी इनके नितिन गडकरी जी का बयान था, मैं उसे सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि हमने जहां जहां स्मार्ट सिटी बनाई वहां हजारों करोड़ रुपए दिए। परंतु मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं गौरव जी, ये बताएंगे कि वो करोड़ों रुपए गए कहाँ। देखिए फैजाबाद की बात करें, कोई सड़कें ऐसी देखिए जो टूटी ना हो, कोई नया एक प्रोजेक्ट फैजाबाद में आया नहीं, और सीवर का इतना बुरा हाल है कि हर तीसरे दिन वहां फुल रहती है, पानी की निकासी का कोई रास्ता है नहीं। तो इसलिए गौरव जी मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने काम किए, जब से हमारे पूरा बहुमत जो दिल्ली में नगर निगम में आए हैं, और हमने पूरी तरीके से पानी में, सड़कों में, सीवर में, लाइटों में जो भी हमने व्यवस्था की है बढ़िया तरीके से, तो दिल्ली से लगता हुआ फैजाबाद है। तो लोग चाहते हैं कि जो दिल्ली में हमें सुविधाएं मिल रही है वो फैजाबाद में भी मिले। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बार जो लोग हैं वो नगर निगम में तो निश्चित तौर पे हम पे भरोसा जताएंगे, अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों पे भरोसा जताएंगे। ठीक है, प्रतिक्रिया देना चाह रही थी जो है कमल जी आप प्रतिक्रिया दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ दोनों के जवाब लेने के लिए। राजवीर जी मैं एक बात कहूँगी आम आदमी पार्टी के लिए, प्रवक्ता के लिए, बीजेपी के प्रवक्ता को तो मैंने जवाब दे दिया। ये भड़ाना जी हमेशा हड़बड़ाहट में ही बोलते हैं। याद रखिए आज जिस स्थिति में है ना, जो लोकपाल लाने के लिए बैठे हुए थे, कुछ नहीं हुआ, उसके लिए आप लोग जिम्मेदार हैं। पहली बात तो ये सुन लीजिए, बाद में बात, बाद में जवाब देने नहीं। आप कंप्लीट कीजिए मैम। मुझे पता है मैं क्या बोल रही, चुपचाप सुनो।
आपने पता ही नहीं चला। तो घबराहट में नहीं, मैं तो सीधा सीधा कह रहा हूँ, यहाँ के लोग जानते हैं इस बात को। 4 प्रदेश अध्यक्ष आपके बदल गए, प्रदेश अध्यक्षों पे लाठियां चार्ज हो गई, संगठन आज तक आपके बना नहीं, विपक्ष का नेता बना नहीं आपकी हड़बड़ाहट है, हमारी से हड़बड़ाहट है। ठीक है राकेश जी, पहले उनकी बात कंप्लीट हो जाए। इनको बड़बड़ करनी होती है, बढ़ाना साहब को, इनको और कोई काम है ही नहीं कांग्रेस पर कटाक्ष करने के अलावा, जबकि आप जिम्मेदार हैं। नहीं आ रही तो चुप रहिए फिर, ठीक है। आग लगा दी आपने, 1 मिनट बीच में बोलने दीजिए। मैं बता रही थी निगम के और भी मुद्दे, मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को भी जवाब दूंगी। मैं निगम के और भी मुद्दे हैं। सीवरेज ओवरफ्लो हो जाता है, अंबाला में तो घरों में पानी भर जाता है, कितने मकान टूटे, पिछली बार कितनी बारिश हुई, इनका कहीं कोई इंतजाम नहीं है। कूड़े के ढेर इतने हैं, काल सड़कें टूटी पड़ी हैं, काल का पिंजौर का कभी आप आकर हाल देखिए। और पंचकुला में सेक्टर 21 के बाद जो घग्गर नदी के ऊपर पुल है, वहां पर थोड़ा सा आगे जाकर कूड़े का पहाड़ है, इसका कोई मैनेजमेंट नहीं हुआ। 11 साल से इनकी सरकार है। ये मायदे कुछ करते हैं, कहते कुछ है, सोचते कुछ है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बाकी आम आदमी पार्टी टक्कर में तो विधानसभा में भी थी। ठीक है, मैं टेक्निकल क्या हाल है। दिल्ली में भी आप एक ही स्कूल को लीपापोती करके दिखा देते हैं, बाकी कोई स्कूल नहीं है जिनको शीला दीक्षित जी 8 पॉइंट से लीड करके गई थी कि यहाँ स्कूल बनेंगे, वो ये स्कूल नहीं बना। एक ही स्कूल को लीपापोती करके दिखा दिया। मोहल्ला क्लिनिक का भी हाल बुरा है, इसलिए आप कांग्रेस पर कटाक्ष करने के जुटम पे जा। आपके कितने लोग छोड़ कर जा रहे हैं, ये बताइए, कितने लोग छोड़कर गए। आपका जो प्रदेश का जो था चीफ सेक्रेटरी, वो छोड़कर चला गया। आपकी प्रवक्ता कितने लोग चले गए। हमारे संगठन की चिंता मत करो, संगठन तो आपका तब भी था विधानसभा में, तब क्या आपने क्या उखाड़ लिया, कौन से झंडे गाड़ दिए। अरे आप ऐसी कैसी भाषा बोल रहे हो, बताओ। नहीं हंसी, खीस मत नहीं बोल रही है आप। राकेश जी, कमल जी, वो सीधे तौर पर राकेश जी कह रहे हैं जो भी टक्कर होगी सीधी हमसे होगी। कांग्रेस तो उसमें बीच में कहीं दिखाई नहीं दे रही है, और क्योंकि संगठन ही को किस कांग्रेस का नाम लें वो समझ में नहीं आ रहा राकेश जी को। करने की जरूरत किसी को नहीं है, हम लोग काम करते हैं और लड़ते हैं। अभी मैंने बताया भी आपको कि 0.6% का फर्क था और 33% सीटों में फर्क कैसे आ गया। ये इस बंदे को नहीं पता, अगर इनके साथ ऐसा होता, जो कि शायद होना शुरू हो भी गया दिल्ली में, 11,000 वोट काट दी के ये मोदी ने और शाह ने मिलकर, शाहदरा के, और वो बंदे वहां पर थे प्रेजेंट। याद है वो, देखिए वीडियो के नहीं देखी। ठीक है मैम, ठीक है। राकेश जी से मैं एक छोटी प्रतिक्रिया लूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना है, ठीक है। ब्रेक के बाद भी जो है लगातार चर्चा निकाय चुनाव को लेकर, जिस तरीके से हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर जंग लगातार जारी है, और ऐसे में राजनीतिक दल पूरी तरीके से कमर कसकर जो है मैदान में है। किस तरीके से अखाड़े में जो है किसकी जीत होनी है, कौन बाजी मारेगा, इसको लेकर लगातार जो है इसमें चर्चा चल रही है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होता है। नमस्कार दोस्तों, आजकल नई दिल्ली में रानी झांसी रोड पर लगी रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति की शिफ्टिंग की खबर सुर्खियों में है। दरअसल झंडेवाला चौराहे पर ट्रैफिक सिस्टम को स्मूथ करने के लिए इस मूर्ति को शाही ईदगाह के पास डीडीए पार्क में शिफ्ट किया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईदगाह मैनेजमेंट ने इसका विरोध किया। यह देखकर साहिर लुधियानवी का एक शेर याद आ गया, क्या मोल लग रहा है शहीदों के खून का, मरते थे जिन पे हम वो सजा याब क्या हुए। हालांकि मुस्लिम समाज के बेतुके विरोध को देखते हुए पुलिस फोर्स के साथ संगीनों के साए में मूर्ति को डीडीए पार्क में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन ईदगाह मैनेजमेंट ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट की पहले सिंगल बेंच में और फिर डबल बेंच में अपील की। यहां उसे हार का सामना करना पड़ा। डिवीजन बेंच ने फटकार लगाते हुए यहां तक कहा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय हीरो हैं, उनको धार्मिक रूप नहीं देना चाहिए, वो सभी धार्मिक सीमाओं के परे हैं। आप इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, आप सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं, और वो भी कोर्ट का इस्तेमाल करके। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों, हमारा ऑफिस रानी झांसी रोड पर ही है, इसलिए मैं हर रोज मूर्ति की शिफ्टिंग के पहली मंजिल पर भारत माता की मूर्ति लगी है और भारत माता की मूर्ति लगी है, और दूसरी मंजिल पर
वीर स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें और मूर्तियां स्थापित की गई हैं। उनका मानना था कि आजादी की लड़ाई में जिन्होंने भी अपने प्राणों की आहुति दी या उसमें जी जान से हिस्सा लिया, वो सभी हमारी देवताओं के समकक्ष हैं। अब आप खुद सोचिए कि एक और हिंदू मंदिर में आजादी के परवानों की देवी देवताओं के बराबर दर्जा देकर उन्हें स्थापित किया गया है, और दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय ईदगाह के बाहर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का विरोध कर रहा है। ऐसे में इन लोगों की मानसिकता क्या होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिनकी बदौलत आज हम और आप और विरोधी मुस्लिम समुदाय भी आजादी की खुली हवा में सांस ले रहा है। मुझे लगता है उन शहीदों का विरोध करना उनकी राष्ट्र विरोधी सोच को दर्शा रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मसला में आपका स्वागत है। और चर्चा हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर जिस तरीके से जंग और राजनीतिक पार्टियों में जिस तरीके से वार पलटवार देखने को मिल रहा है, उसको लेकर समझने की कोशिश की किस तरीके के धरातल पर समीकरण यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरीके से जो है कौन से मुद्दों के साथ में निकाय चुनाव में जो है पार्टियां क्षेत्र में उतरती हुई दिखाई दे रही हैं, उसको लेकर कमल जी के पास था, लेकिन कमल जी ने अपनी बात पूरी की। राजवीर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से राकेश जी और कमल जी लगातार जो है आप दोनों को जवाब देते हुए नजर आए, लेकिन सवाल ये कि जिस तरीके से जो मुद्दे हैं वो धरातल पर क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर जिस तरीके से लोगों के पास जा रहे हैं, जिस तरीके से आपने कहा कि हमारी पार्टी और हमारा संगठन पूरी तरीके से मजबूत है और हमेशा से जो है एक्टिव मोड में रहते हैं, चुनावी मोड में रहते हैं। अब ऐसे में चुनावी मोड में रहना और जिस तरीके से अभी आप जीतकर भी अभी पार्टी अभी संगठन बनाया आपने, सरकार बनाई आपने, तो ऐसे में जो है टक्कर सीधी आम आदमी पार्टी, जिस तरीके से राकेश जी ने कहा कि कांग्रेस तो यहां पर बीच में दिखाई नहीं दे रही, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मसले को लेकर और कमल जी के प्रतिक्रिया पर? गौरव जी, मैं मेरी बड़ी बहन कमल अहमद जी को बड़ी नम्रता पूर्वक जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि मैं बड़ा सम्मान करता हूँ और ये बड़े द्वंद में फंसी है। तो मैं तो खुद कहता हूँ आप भाजपा में आ जाओ, आप ये सारी परेशानियों से पीछे छूट जाएगा आपका। निमंत्रण दे रहे हैं आप, निमंत्रण दे रहे हैं टेलीविजन पर बैठकर कमल जी को निमंत्रण दे रहे हैं आप जो है। मैं बहन मेरी बड़ी तो मैं दुखी देख नहीं सकता ना, तो मैं तो राखी भी बनवा से जब ये कहीं आ जाऊंगा मैं तो इनके पास, तो चलो मजाक की बात है। लेकिन ठीक, जब जो उन्होंने किसानों की बात की है, इन्होंने चुनाव लड़ा किसानों के नाम पे, पहलवानों के नाम पे, वो डिरेल हो गया इनका मामला, वो बैक फायर कर गया इनका वो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल जी की सरकार और नारायण साहनी जी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों के लिए काम किया है, पहलवानों के लिए काम किया है। वो कुछ पर्सनल इश्यू किसी के हो सकते हैं, उसमें कुछ जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और भी बहुत सी न्यायिक संस्थाएं हैं, वो कोई हमारा विषय नहीं है। एक बात, अब किसानों की बात में बंसी को झटका लगेगा इनको, जरा आप सुन रहे हैं, वो नहीं सुन पा रही बात है। गुरुनारायण सिंह कटानी आज विभिन्न संगठनों के साथ मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी जी से मिले सीएम हाउस में जाकर, तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि मुख्यमंत्री जी के दरवाजे 24 घंटे हर किसी के लिए खुले हुए हैं, कोई भी खुले मन से अपनी बात रख सकता है। और मुख्यमंत्री जी ने लिखा है अपने सोशल मीडिया पर, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं सब समझता हूँ, तो वो हर मुद्दे में तैयार बैठे हैं। देखो, अगर किसी की कोई समस्या है तो फिर सत्ता का मतलब क्या होता है? सत्ता का मतलब सेवा होता है, तो भारतीय जनता पार्टी सेवा करने के लिए आई है, लेकिन जो विपक्ष इन चीजों में मुद्दे ढूंढने की कोशिश करता है। तो मैं कोई बात नहीं, आप मेरी बहन तो कुछ बोलो, मैं आपको रिएक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन पार्टी के नाते मुझे मेरा जवाब आता है, मुझे क्या दिक्कत है आपको? तो किसान आप जाकर मिले हैं, तो ये इस मुद्दे पर कुछ नहीं थे। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या हुई कि ये किसान आंदोलन के माध्यम से सत्ता प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जी किसानों का आइडेंटिटी कौन है, ठीक है ना, तो ये चीजें ये समझ नहीं पाई। अब एक बात बताइए, 13,000 करोड़ का मुआवजा नारायण साहनी जी की सरकार ने दिया, 10 साल में मनोहर लाल जी की सरकार ने दिया है, 270 करोड़ में पेंडिंग छोड़ के गए थे ये लोग,
2014 में 270 पेंडिंग छोड़ के गई थी, 270 करोड़ भी उन्होंने दिया है। 300 करोड़ रुपया चुनाव के तुरंत बाद दिया था। ठीक है ना। तो भारतीय जनता पार्टी, अच्छा हमने बिजली का समय बनाया, बिजली की तरह कम की है, अंतिम टाइम तक पानी पहुंचाया है। तो किसान, हरियाणा के किसान को कोई दिक्कत नहीं है। आज जो वो बैठे हैं, वो पंजाब के किसान बैठे हैं, उसके लिए आप टक्कर मारो आम आदमी पार्टी को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि आम आदमी पार्टी मतलब चीजों को देखे जाके सरकार देखी, वो सरकार लाठी मार रही है, क्योंकि वो डल्लेवाल जी ने खुद बोला है आम आदमी पार्टी हमारे को आगे उठाना चाहती है खिलौड़ी से। ठीक है ना। तो ये चीजें सारी चल रही है। तो मेरा निवेदन है कि आप लोग मतलब अपना पहले समझौता कर ले, आपका मसला क्या है। तो आपने कांग्रेस, आपने बीजेपी से लड़ना है, तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो हमारा तो कोई मसला ही नहीं। हरियाणा के मसलों के लिए हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी तत्पर है हर विषय के लिए। वो जनता के सेवक, वो 3 करोड़ जनता के सेवक है, वो किसी एक किसान के नहीं है, वो 36 बिरादरी के हैं। शायद मेरी आवाज नहीं आ रही। इल्ला जी ठीक है राजवीर जी की आवाज जो है, वॉइस जो है दोनों प्रवक्ताओं तक नहीं पहुंच रही है। टेक्निकल टीम जरा इसे ध्यान में ले। और जो है ठीक है राजवीर जी, आपने बात जो है कंप्लीट की। कमल जी मैं आपके पास आ रहा हूं। कमल जी, जिस तरीके से जो है मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? ठीक है कमल जी, सवाल यह कि जिस तरीके से जो है राजवीर जी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान जो है बीजेपी पार्टी करेगी, और जिस तरीके से जो है हर एक जो है लाइन में अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति तक जो है योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। तमाम सारी योजनाएं जो है हरियाणा प्रदेश की लोगों के लिए, किसानों के लिए भाजपा तैयार कर रही है और पहुंचा रही है। जी राजवीर जी कंप्लीट कीजिए। 13,000 करोड़ का मुआवजा हरियाणा की नायब सैनी और मनोहर लाल जी की सरकार ने दिया है। 2014 में लोग 270 करोड़ पेंडिंग छोड़ के गए, वो भी दिया है। 300 करोड़ रुपए चुनाव से पहले दिया है। तो हरियाणा से अंतिम टाइम तक पानी पहुंचाने का काम अगर 70 साल में किसने किया, चौधरी बंसीलाल के बाद, तो नायब सैनी जी की सरकार और मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। ये लोग क्या किसानों की बात करेंगे? 200 रुपए के चेक देते थे ये लोग। अगर किसी को मुआवजा तो ये इसमें देनी पड़ती थी। लेकिन हरियाणा सरकार नायब सैनी जी के नेतृत्व में कल भी कैबिनेट की बैठक में हुआ है, तो सारा वो जो मुआवजा दिया जाएगा, जो ओलावृष्टि हुई है, जो नुकसान हुआ है, तो उसके लिए ड्रोन से या अन्य माध्यमों से सारी इंक्वायरी की जाएगी। और किसानों की चिंता ना करें। और वो जो बैठे हैं बॉर्डर पर, वो पंजाब के किसान है, उनके लिए उत्तरदायी पंजाब की आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सरकार है। केजरीवाल को जवाब देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, उसका ध्यान रखा जाए। डल्लेवाल जी ने खुद बोला है, ये लोग पढ़ के नहीं आते ना। डल्लेवाल जी ने खुद बोला है कि भाई हमारे को आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ से जबरदस्ती उठाना चाहती है। ठीक है ना। और एक बात, हरियाणा सरकार 24 फसलों को एमएसपी दे रही है, जो फसल आती रहेंगी, एमएसपी देती रहेगी। हम तो हमारी सरकार दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। सरकार आपके द्वारा समाधान शिविर के द्वारा, जनसंवाद के द्वारा, जनता दर्शन के द्वारा कितने काम गिनाऊं मैं आपको? 80 कॉलेज खोले हम लोगों ने, 80 कॉलेज खोले हैं। आप लोगों ने 60 साल में 57 कॉलेज खोले थे। क्या क्या किया आप लोगों ने? और आपने 5 थे, अभी 15 हो गए। क्या काम कर ले करोगे आप हमारी सरकार का? हरियाणा की सरकार जनता को समर्पित सरकार है। नायब सैनी जी 24/7 है, वो किसान के बालक है, वो गरीब घर से आए, उन्हें पता है गरीबों की मजबूरियां क्या होती है, उन्हें पता है 6 लाख कैसे दिया जाता है, उन्हें पता है शिक्षा कैसे दी जाती है। वो सारे काम कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष जो भी मुद्दा उठाता है उसका कभी समर्थन उन्हें नहीं मिलता, क्योंकि ये लोग जमीन पर नहीं है। ये लोग या तो मीडिया के माध्यम से, अब इनके जो भूपेंद्र सिंह उठा दिए, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस मंत्री बन के घूम रहे हैं। घूमते कभी दिल्ली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, कभी डी पार्क में रोहतक कर दी, कभी चंडीगढ़ कर दी जाके। अरे आप लोग 3-4 महीने से एमओ नहीं बना पाए, 13 साल से संगठन नहीं बना पाए, तो आप लोगों में जनता भरोसा क्यों करे? जब आप अभी आपका घर ही मतलब ठीक ठाक नहीं है, आपके दर्जनों नेता आपकी पार्टियां छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि आप लोगों की तानाशाही है। जो आप लोगों की तानाशाही है, उसे आप किरण चौधरी जी ने बार बार बोल रही है, जब आप लोगों को प्रसारित करते थे, अपमानित करने, आप लोगों ने ट्रोलिंग नहीं है, जो उन नेताओं के पीछे लगाते थे हम सोचते थे कि नेता बंदी जोड़े भाई पार्टी पर उड्डयन कंपनी का मतलब कब्जा हो जाए, वो हो भी गया। चलिए हो भी गया। ठीक है। लेकिन जनता के दिलों में आप लोग नहीं हो। कीजिए सर। ठीक।
हाँ ठीक है कमल जी। कहा कि भाई ये मुद्दा नहीं था किसानों का, मैं कोई क्वेश्चन आंसर तो लिखने बैठी नहीं हूँ कि यस नो में जवाब दे दूंगी या आपके गड़े हुए एजेंडा पर मैं बोलती रहूंगी। मैं और मुद्दे भी उठाऊंगी मैं, तो ये उम्मीद मत करना। और आपके निमंत्रण के लिए धन्यवाद। मैं मर भी जाऊंगी तब भी कभी बीजेपी में ना आऊंगी मैं, मोदी वाली बीजेपी में, बीजेपी में नहीं जाऊंगी मैं। आपने कहा कि चुनावी मोड में हमेशा रहते हैं, बिल्कुल सही बात कही। इसीलिए कोई काम ही नहीं होता, हमेशा चुनावों में लगे रहते हैं कि कैसे जीतें, कैसे साजिश करें, कैसे षड्यंत्र करें। आपको मैं बता दूं मैं कि 141 लोगों पर इन्होंने छापे मारे, 141 लोगों पर छापे मारे, जिसमें से 121 भाजपा में शामिल हो गए। इलेक्शन कमीशन नहीं सॉरी, एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट आपका हो गया परिवर्तन, जो ईडी सॉरी हाँ ईडी सीबीआई आईटी के छापे धंधे से 141 लोगों में से 121 आपकी पार्टी में भ्रष्टाचारी। याद है? नहीं, इसलिए अच्छा याद दिलाया आपने। विकास की बात आप करते हैं किसानों के, कोई हाल नहीं पूछने या डल्लेबाज जी का शर्म आनी चाहिए आपको, जो आमरण अनशन पर बैठे हैं। चुप रहिए। डीएपी की खाद पर भी आप लोग झूठ बोलते रहे कि खाद की कमी नहीं है। किसानों ने डंडे कहाँ खाए? जींद और उचाना में डंडे किसने खाए? लहू लुहान कौन हुए? हमारे किसान भाई हुए। खेती कहाँ तो किसानों की डबल करने की बात करके आए थे, वादा करके आए थे, झूठे वादे सारे। और कहा आपने उनके खेती उपकरण, खाद, बीज वगैरह सब कुछ कितना महंगा कर दिया। ट्रैक्टर भी जो 3-3.5 लाख तक आता था वो भी 10 लाख तक कर दिया आपने कही रिश्वत की बात और ईमानदारी की बात। बड़े आपने वैसे बड़े हैरानी होती है कि कैसे आप लोग झूठ बोलते हैं। 3 करोड़ लेते हुए कौन पकड़ा गया? बंगारू लक्ष्मण कौन था? अटैची के साथ खर्ची पर्ची और चर्ची के बिना नौकरी नहीं, वो भी कच्ची। ठीक है। और मैं बता देती हूँ, मैं पराली पर जलाने पर किसानों की बात आपने छेड़ी तो मैं बता देती। पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं हाँ आप फाइन लगाओ, लेकिन आपने फाइन डबल कर दिया। न सिर्फ फाइन डबल किया, उन पर एफआईआर भी करी आपने, केस भी उनके ऊपर लगाए और पोर्टल पर भी उन पर 2 साल के लिए लाल लाइन लगा दी। मदद तो करनी चाहिए, जबकि किसान एक्चुअली में पराली नहीं जला रहा था, वो जला रहा था, ठूठ जला रहा था। ठीक है। और जो 24 फसलों की एमएसपी की बात करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं हमेशा, क्योंकि इन्होंने कोई सच तो बोलना नहीं है। मोबाइल होता है इनके हाथ में, वहीं पे इनको जवाब आते रहते हैं, वही पढ़ पढ़ के ये बोलते रहते हैं। 24 कोई 14 फसलें बोलता है, कोई 24 कोई 12 बोलता है। मुझे ये बता दे राजवीर रोहिल्ला, क्या नारियल कोकोनट क्या हरियाणा में पैदा होता है? ऐसी फसलों पर भी आप एमएसपी देते हैं। सुनिए, ऐसी फसलों पर भी एमएसपी देते हैं जो हरियाणा में होती ही नहीं है। कमाल की बात है, इतने ईमानदार लोग आप। और चंडीगढ़ मेयर के कंफ्यूज आपके मुख्यमंत्री हैं जो 24/7 अवेलेबल रहते हैं। खुल्लर जी का मामला याद है? चीफ सेक्रेटरी का 18 तारीख को सॉरी, खुल्लर साहब को वो अपना चीफ सेक्रेटरी नियुक्त करते हैं शाम 8 बजे, 12 बजे रद्द कर देते हैं। 21 तारीख को पता नहीं किसका फोन आता है, मोदी जी का आता है या शाह जी का आता है या खट्टर जी का आता है, तो उसको बहाली दोबारा हो जाती है 21 तारीख को। ठीक है। अगर आपने विकास किया है तो 82 करोड़ लोगों को राशन पाकिस्तान में तो नहीं जा रहा ना, हमारे हिंदुस्तानियों को जा रहा, तो इसका विकास कहते हैं। और एक चीज और बताऊं, 50वें नंबर पर थी हमारी अर्थव्यवस्था, जिसको हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह स्वर्गीय है, बहुत ही अति आदरणीय है, जिनका विदेशों में भी जिनका नाम है, वो 3रे नंबर पर लाए आपसे हमारी अर्थव्यवस्था। आप तो दूसरे नंबर पर भी नाम नहीं ला पाए। आपने तो जीडीपी 8.4 पे हमने छोड़ दिया, 4.2 पर ले आए। हर चीज इतनी महंगी हो गई है, कुछ कहने की हद नहीं है। महंगाई बेरोजगारी पर बात नहीं होती। निकाय चुनाव वो आपने बेईमानी करनी चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में देखा था ना, वो तो बढ़ाना जी ने भी देखा होगा। क्यों बढ़ाना जी? आज आपने जो वोट निरस्त कर दिए थे उसका क्या हुआ था? क्यों किए थे वो? मतलब इतनी हवस है सत्ता की, इतनी हवस है, शर्म आनी चाहिए, हवस इतनी होनी चाहिए। और एक तो चीज बोलूंगी मैं, 24 फसलों के नाम गिनवा देंगे मुझे जरा। ठीक है। आप लोग ने कहा, आपने कहा आप तीसरी बार सत्ता में आए, तो याद दिला दूं 2019 में बैसाखी पर थे। लेकिन आपके साथ जो भी जुड़ता है, जिसको भी साथ लेते हैं, जो आपको सहारा देता है, आप उसी को निगल जाते हैं। पता नहीं कैसा राक्षसों वाला आपका मुंह है, कितना बड़ा पेट है, कितना बड़ा मुंह है। और 2024 में आप कैसे जीते हैं? मैंने बताया 0.6% वोट का फर्क था, लेकिन सीटों में 33% वोट का फर्क कैसे आया? मुझे इसका जवाब देते जाएं। और एक मैं कहना चाहूंगी, एक दोहा कहना चाहूंगी संत कबीर का। कबीरा कलयुग कठिन है, कलयुग चल रहा है, मोदी कालखंड में देश का अमृत काल चल रहा है, जहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, अम्बेडकर जी का अपमान किया जा रहा है,
और अमित जी अपने जो है बयान पर कायम है, हट नहीं रहे उससे। क्या मोदी जी इतने कमजोर हैं कि बिना अमित शाह के सरकार नहीं चला सकते? मुझे इस बात का जवाब देना। मैं अब वो कह दूं कबीर संत का एक दोहा, कबीरा कलयुग कठिन है साधना चीन्हे कोई, कबीरा कलयुग कठिन है साधना चीन्हे कोई, और कामी को भी मत करा तेह का आदर होए, जो कि अभी चल रहा है। ये जबरदस्ती आदर ले रहे हैं, जबरदस्ती थोप रहे हैं अपने आप को जनता पर, जबकि जनता इनको बिल्कुल नहीं देखना चाहती। चलिए ठीक है, ठीक। राजवीर जी आपकी प्रतिक्रिया जी जल्दी कंप्लीट कीजिए, राकेश जी के पास जाना मुझे। और ये पढ़ के नहीं आती, मैं फिर कहता हूँ। इन्होंने कहा 82 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है। गौरव जी ध्यान देना इस बात पे। 2010 में बरसात बहुत ज्यादा हुई थी और उस वक्त सरकारी अनाज चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया। अरे उनको एक मिनट बीच में मत बोलना। बहन जी आपको सुना है, बहन जी आपको सुना है, बहन जी आपको सुना है, बहन जी आपको सुना है। बस अब गिरदा शांत रहे। तो अनाज खुले में रखा था तो सब रहा था अनाज। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया कि ये जो अनाज खराब हो रहा है उसको गरीबों में बांटा जाए। लेकिन कांग्रेस ने एक दाना भी किसी को नहीं दिया कांग्रेस सरकार ने। लेकिन हरियाणा के भारतीय नरेंद्र मोदी सरकार ने लगातार जनता को कोविड काल से लेकर अब तक लगातार अनाज दिया है और अनाज के भंडार भरे हैं। अनाज भंडार भरे हैं। ये आपकी सोच का फर्क होता है। मोदी जी बहुत दूर की सोचते हैं, ये लोग माइनर है और इनको जनता ने सही जगह बिठा रखा और 20-30 सालों बैठने वाले हैं लोग। इनका कुछ होने वाला नहीं है। ये चाहे जाति पे देश में चले जाए, ये चाहे अम्बेडकर जी की बात उठा ले, इनका कुछ नहीं होना क्योंकि जनता को पता है ये लोग सज्जी लोग हैं और ये इन्हें सिर्फ एक क्विक लाभ के लिए ये लोग मुद्दे उठाते हैं फिर घर बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इन लोगों ने जो मुद्दे उठाए जनता ने उनको बैकफायर किया है और जनता का भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को है। और निकाय चुनाव में निश्चित तौर पर हम लोग पिछली बार ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे। ठीक है राकेश जी तीसरी जो है छोटी सरकार जो है कहीं ना कहीं ट्रिपल इंजन की बात कर रहे हैं राजवीर जी, और एक और इंजन जोड़ने की बात कर रहे हैं इस डबल इंजन में, और छोटी सरकार के भी संकेत दे रहे हैं। क्या कहेंगे सर राकेश जी? और जिस तरीके से स्थिति आपने देखी कि जमीन तलाशने की कोशिश आम आदमी पार्टी करती हुई हरियाणा प्रदेश में देखने को मिली, लेकिन इस बार के जो है निकाय चुनाव की अगर मैं बात करूं तो उसमें कितनी सक्रियता के साथ में दोनों पार्टियों को मजबूती के साथ में कैसे आप देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? आपकी टक्कर सीधे तौर पर आप तो कह रहे हैं कि हमसे टक्कर होगी, आप अगर सामने प्रतिद्वंदी की अगर मैं बात करूं तो किससे देख रहे हैं राकेश? हमें पता चल हमें कितना दम है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के वादों की, पूरा हरियाणा इस बात को जानता है कि नगर निगम में जो घोटाले भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं वो किसी से छिपे नहीं है। और रही बात, मैं फिर ये बात कह रहा हूँ कि लोकल मुद्दे ज्यादा इसमें अफेक्ट करते हैं। बिजली, पानी, सड़कें, नालियां, सफाई, ये सब चीजें जो मुद्दे हैं वो बहुत ज्यादा इसमें हावी रहते हैं नगर निगम में। और जिनसे पूरी तरीके से नगर निगम में भ्रष्टाचार हुआ और पूरी तरीके से जो काम थे, चाहे वो सफाई का काम था, चाहे वो नालियां साफ करने का, चाहे सड़कों का मामला था, चाहे बिजली का मामला था, चाहे पानी का मामला था, उसमें पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है। रही बात ये कि 10 साल में, पीछे 10 साल लोगों ने देख लिया। 2 बार नगर निगम में इनकी पूरा बहुमत था, पिछली बार भी था, उससे पिछली बार जो है ट्रिपल इंजन की सरकार पिछली बार भी थी, उससे पिछली बार भी थी। तो इस बार लोगों ने देखिए हरियाणा में अब सरकार भी बना दी है। ये 2 महीने में सरकार बनाए हुए हैं, कुछ हो नहीं रहा। जैसे जैसे हालात पहले तो ऐसे हालात अब है। दूसरी बात, मैं कांग्रेस की बात करना चाहता हूँ। हमारी बहन जी अभी बड़ी बातें कर रही थी, मैं बहन जी से पूछना चाहता हूँ, 2-3 बातों का जवाब दे दे। जब 2019 में चुनाव हुए थे तो 10 की 10 लोकसभा चुनाव ये हार गए थे, ये अकेले चुनाव लड़े थे और जमानत जब्त हो गई थी इनके कैंडिडेटों की। गौरव जी, दूसरी बात, जब 2024 में इनका हमारे साथ गठबंधन हुआ, क्योंकि इनके पास संगठन था नहीं, 2019 में भी नहीं था, 2014 में भी नहीं था। 4 प्रदेश अध्यक्ष इनके बदल लिए। गौरव जी, पूरा हरियाणा इस बात को जानता है। और जिस तरीके से दलितों पे इन्होंने अत्याचार किया, अशोक तंवर जी प्रदेश अध्यक्ष थे, पूरे दिल्ली में नेशनल मीडिया ने भी ये दिखाया, राहुल जी की यात्रा चल रही थी
और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लोगों ने उन पर लाठियां चार्ज कर दी। दलित विरोधी है, पूरा हरियाणा इस बात को जानता था, परंतु इन्होंने बड़ी चालाकी से इंडिया गठबंधन में हमसे इनसे गठबंधन कर लिया। और हमारे संगठन की वजह से गौरव जी ये 5 की 5 लोकसभा जीत गए। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी जी गठबंधन की वजह से, ठीक है। हाँ, राहुल गांधी जी इस बात को जानते थे कि आम आदमी पार्टी की कितनी ताकत है। मैं आपके जो आप पूछ रहे हो उसी सवाल पे भी आ रहा हूँ कि जब हरियाणा में विधानसभा के चुनाव आए तो राहुल जी ने एआईसीसी की मीटिंग में सरेआम कहा कि भाई आम आदमी पार्टी से हमें गठबंधन कर लेना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जानते हैं कि जिस तरीके से जो हरियाणा के नेता है कांग्रेस के, चाहे हुड्डा हो, शैलजा हो, रणदीप हो, ये तो आपस में जूत तैयारी कर रहे हैं। और 2019 में इन्होंने रिजल्ट देख लिया था कि 10 की 10 लोकसभा ये हार गए थे और जमानत जब्त हो गई थी इनके कैंडिडेटों की। और उन्होंने जगह की 2024 में जो हम जीते हैं 5 कैंडिडेट जो हमारे जीते वो आम आदमी पार्टी के संगठन की वजह से जीते हैं। सेकेंड बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब राहुल गांधी जी कह रहे थे कि वे आपको गठबंधन कर लेना चाहिए, परंतु भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो इनके विपक्ष के नेता थे वो पहली भारतीय जनता पार्टी के हाथों में बिके हुए थे और वो पहले नहीं चाहते थे कि वो किसी से गठबंधन हो। देखिए, अगर इंडियन नेशनल लोकदल का प्रवक्ता नहीं है, इंडियन नेशनल लोकदल से भी अगर गठबंधन हो जाता तो हम 7 से 8 लोकसभा सीट जीत जाते, परंतु भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करने नहीं दिया। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब भी नगर निगम में भी अकेले सिंबल पे चुनाव भी नहीं लड़ाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को थाली में परोस के नगर निगम के सारे जो जीतने वाले कैंडिडेट है उनको दे देंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए आम आदमी पार्टी ने घोषणा कर दी है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और नगर निगम का सिंबल पर लड़ेंगे। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, ये इस बात की शॉर्टी करते हैं कि ये सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, कि किसी भी कीमत से सिंबल पे चुनाव नहीं ले सकते, क्योंकि इनको पता ही नहीं है। देखिए, अभी हमारी बहन जी बड़ी है, मैं तो ज्यादा इनसे कहना नहीं चाहता, इनके जितने भी प्रवक्ता आते हैं, अब मैं हर चैनल पे जाता हूँ, ईमानदारी से मैं ये बात बता रहा हूँ कि इनकी अपनी इनको लाइन ही नहीं पता पार्टी की क्या करना, क्या बोलना, क्या नहीं बोलना। एक प्रवक्ता कहेगा हम सिंबल पे लड़ते हैं, दूसरे प्रवक्ता कहेगा मुझे सलाह देता हूं मैं प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी को सिंबल पे लड़ना चाहिए, तीसरा प्रवक्ता कहेगा नहीं हम सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। मतलब इन्हें पार्टी की लाइन ही नहीं दी जाती है कि आपको किस लाइन पे बोलना है। क्या बीजेपी का प्रवक्ता बैठे, इनके पास एक लाइन होती है, हमारी एक मीटिंग होती है सब लोगों की, सुबह आज इस लाइन पे बोलना, इन्हें पता नहीं, अब डांडा से आ गए, अब ये अपनी डांडा दे के चले जाएंगे। इन्हें पता ही नहीं, उनको ना इनको कोई बॉस करने वाला लोग होते हैं कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं करना। अभी इनके प्रवक्ता के पीछे तब उनसे मेरी जी न्यूज पे डिबेट चल रही थी, वो कहने लगे कि 25 तारीख तक मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर सीआरपी लीडर नहीं बना रहे। मैंने कहा भाई पहले तेरे इस्तीफा दे लिए, तुझे तो पूछेगा भी नहीं, तेरा हाल भी उसकी तरह हो जाएगा चंडीगढ़ वाले की तरह। तो मैं तो गौरव जी ये कहना चाहता हूँ कि ना कोई नीति है, ना कोई नियत है, ना इनको पता है क्या करना है। भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने परोस के तो सरकार दे दी ये वाली भी, और आने वाले समय में भी देख लेना हमारा और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला होगा, इनकी तो टिकट लेने वाले भी कोई नहीं मिलेंगे। लेकिन राजीव ठीक है कमल जी मैं आ रहा हूँ, लेकिन राजवीर जी कह रहे थे कि जिस तरीके से जो किसान अगर किसानों की अगर बात कर रहे हैं आप जो है, तो आपके पंजाब के किसान है साहब वो, और जिस तरीके से जो है अगर राजीव जी ने जो मुद्दा उठाया और जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया, तो इस पर जो है क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए आप आज नगर निगम में किसान नहीं, मैं नगर निगम के उस परिदृश्य से नहीं पूछ रहा हूं, जिस तरीके से जो है में वो समझता है जो हमारे मुख्यमंत्री जी वो निपटाने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा कर निपटा दिए, परंतु इनकी तरह थोड़ा 24 में हमने एमएसपी दे दी, नारियल में एमएसपी जिसकी हरियाणा में कोई फसल होती नहीं है, ऐसी चीजों का एमएसपी दे देते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो झूठों की पार्टी है, जो कहती है वो कभी करती नहीं, जो करती है वो कहती नहीं है। इन लोगों का तो ऐसा हालात है। चलिए ठीक है कमल जी, जी कमल जी बोलिए। एक जवाब देना चाहूंगी राजीव गांधी को। इन्होंने कहा कि हमने ठीक है कमल जी की आवाज राकेश जी तक नहीं पहुंच पा रही है, जरा दुरुस्त करें। ठीक है कमल जी बोलिए। मैं ये कह रही थी, इन्होंने कहा कि अनाज सड़ रहा था तो हम लोगों में बांट रहे, रोजगार दो ना उनको, रोजगार दो। 82 करोड़ लोगों को आप भीख दे रहे हो, भिखारी बना रहे हो, शर्म करो। अब मैं दूसरी बात बताती हूँ, नहीं बोलने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं बोलने दूंगा, नहीं बोलने दूंगा। गलत बात बोल रहे हैं आप अपनी बात अपनी पार्टी की बुराई मानना, हमारे सिर पे छोड़ने की कोशिश कर रही है। मेरी बात तुम्हारा सुन लीजिए, नहीं बोलने नहीं दूंगा।
शुरू से ही बोलने मैं- का बिल्कुल नहीं। पार्टी। या तो अरे चुप या नहीं, मैं या तो बोल- मेरी बात दोबारा सुनिए आप। अरे नहीं तो मेरी- जब तक कहने के नहीं ठीक है बोलोगे ठीक है तो कमल जी बात कमल जी नहीं कमल जी ठीक है राजवीर जी मेरा टाइम खराब हो रहा है, मेरे को बात करने दीजिए। नहीं, मैं नहीं बोलने दूंगा, करते कर सकते हैं। नहीं, अरे क्या राजवीर झूठ जी। तुम कर देते हो, झूठ बोलते हो तुम। राजवीर जी मजाक गंभीरता के विषय पर मजाक करने लग जाते हैं राजवीर जी मैं आपके पास आऊंगा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने आपको अपनी बोला था। टाइम निकल रहा है, ठीक है समय कम है इसलिए जो है अपनी नहीं बात बोलने रखें दूंगा। हाँ। कुछ चुप कराइए। राजवीर जी नहीं, आप नहीं, सुनो फिर उसके नहीं, बाद जब मैं आपके पास आऊंगा आप हाँ जी। इत्मीनान से बोल लीजिएगा नहीं, नहीं, ये तो कैसे बोल रही है? जो बढ़ाना था बड़ी संगठन था तो 10 सीटें तो निकाल लेते विधानसभा की। आपका तो नोटा से मुकाबला था। मैं क्या चला आप जनता को गुमराह मत कीजिए। आप ही की वजह से आज जो देश और प्रदेश का हाल है, आपकी आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। कंप्लीट क्या आपको कीजिए पता मैम नहीं था जल्दी से गुजरात में समय क्या हाल थे? लोकपाल लाने के लिए बैठ गए, माहौल तैयार कर दिया अन्ना हजारे के साथ कि भाजपा आ जाए। इतनी आपने हवा खराब की क्योंकि खुद अपनी राजनीति चमकाना चाहते थे। देश से कोई मतलब नहीं है आपके आका को भी आज बता दूं मैं, ठीक है। दूसरे मैंने कहा सत्ता में लाने वाले भाजपा को आप हैं और कोई नहीं है। लोकपाल लेकर बैठे थे, चुप रहो, बीच में नहीं बोली थी मैं। टीप शॉट मुझे बोलने दो, बीच में मत बोलना, तुम्हारे बीच में नहीं बोली थी मैं। आप कह रहे हैं मैम, जल्दी से कंप्लीट कीजिए, समय कम है। शट अप। ठीक और चलो बीच में मत बोलो, फिर मेरे को मत बताओ। भाषा तुम सिखाओगे तुम्हारे जैसे तो टकिया लोगों से नहीं कुछ सीखना मुझे, समझा? भाषा का ख्याल रखें पंजाब में प्लीज तुम्हारी सरकार थी, पंजाब में तुम्हारी सरकार थी, सिर्फ 3 सीटें आई, हमारी 7 आई, उसका नहीं जिक्र करते तुम लोग। और 1 महीने बाद ही जब सरकार बनी पंजाब में किसानों को लाठीचार्ज आपने किया। इतना नहीं चिल्लाना, आपने क्या लाठीचार्ज कर लेते तो 5 लोग तो हमारी वजह से तुम नाक सीटें ले आते, करना चाह रहे थे। आप तो हमारे जमा रहे हैं। तो देखा जो वोट पड़े वो भी हमारे ही कार्यकर्ताओं ने दिए थे। हमारे कांग्रेस के जो भी पड़े जो आपको सीट दी गई थी। जीत गए तुम। देश प्रदेश की जो हालत की है वो उसमें के लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेवार है। अरविंद केजरीवाल जिम्मेवार है। माहौल बनाया बीजेपी वाले के लिए भुगत लो, सबके लिए अब भुगतो। ठीक है एक दूसरे पर जो है भुगतों की किस तरीके की राजनीति यहाँ पर देखने को मिल रही है। बहरहाल मुझे माफी के साथ यहाँ पर आपको रोकना पड़ रहा है, समय इजाजत नहीं दे रहा है इससे ज्यादा आगे बढ़ने के लिए। राजवीर जी और राकेश जी, कमल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मसला में, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरीके से जो है प्रदेश में किसकी सरकार है। यहाँ पर छोटी सरकार की अगर मैं बात करूं नगर निकाय के चुनाव में किसकी बाजी जो है किसके सिर होती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मसला में इतना ही, नमस्कार।